ही है नमस्कार। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो 11वीं क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज है उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी को, उससे कितने प्रकार हैं, क्या क्या प्रकार हैं और उसके कारण ज्वालामुखी के कारण जो स्थल रूप यानी जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, जो बनते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये 11वां लेक्चर होगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं फटाफट। सबसे पहले देखते हैं ज्वालामुखी को, वोल्केनो को। तो वोल्केनो होता क्या है? तो वह स्थान जहां से गैसें, राख और लावा जैसी जो पदार्थ है वो पृथ्वी के भीतर से निकलकर धरातल पर पहुंचता है, तो उस स्थान को, उस मुख को बोलते हैं हम लोग ज्वालामुखी, ठीक है। अब दो टर्म है, एक मैग्मा और एक है लावा। दोनों में अंतर क्या है? काफी लोग जो होते हैं इसको सेम समझते हैं, लावा को कभी मैग्मा बोल देते हैं और मैग्मा को कभी लावा बोलते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कहीं पूछ सकता है, पूछा जाता है, इसलिए आप समझ लीजिए इस चीज को। वो स्थोनोस्फीयर जब मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, जो स्थल खंड दुर्बलता मंडल उसको बोलते हैं स्थोनोस्फीयर, तो उससे वहां पे चट्टाने जो है वो पिघली अवस्था में, तो वो चट्टाने बाहर जब निकलती है वो ये पिघली अवस्था में होती है, वो पिघले हुए चट्टान होते हैं। तो ये जब धरातल के नीचे जब तक होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा, और ये मैग्मा जैसे ही इस सतह के बाहर आ जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे लावा। बस स्थान का फर्क है, ठीक है ना। लावा यानी लावा सतह के ऊपर कहेंगे, और जैसी सतह के जब वो नीचे होगी यही चीज, सेम चीज, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्मा। बस इतना ही अंतर है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ज्वालामुखी जो होता है उससे क्या क्या पदार्थ निकलती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो लावा निकलता है, लावा फ्लो। उसके बाद ज्वालखंडास्मी होता है, इसमें काफी सारे उसमें होते पदार्थ होते हैं, खास करके जो लावा के जो जमे हुए टुकड़े होते हैं उसको हम लोग ज्वालखंडास्मी बोलते हैं। इसको ज्वालामुखी बॉम्ब होते हैं। जब पृथ्वी से जो लावा निकलती है या फिर जो ये ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो काफी बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े भी इसके साथ बाहर आते हैं, तो उन चट्टानी टुकड़ों को ज्वालामुखी बॉम्ब बोलते हैं, ठीक। काफी बड़े बड़े होते हैं ये। फिर राख निकलती है, साथ में धूलकण आता है, फिर कुछ गैसें निकलती है। क्या क्या गैसें होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना चाहिए। सल्फर वगैरह निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो ये होता क्या है ना कि ये जिस तरह से ये होता है, यहाँ पे एक मुख होता है, ये सतह है, और यहाँ से जो है यहाँ से निकलती है, तो धीरे धीरे ये आसपास फैलना शुरू होता है। इस तरह से एक कोन का निर्माण होता है। अभी आगे देखते हैं उस कोन को। ज्वालामुखी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो हालांकि ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। आपको कहीं कई कई जगह जैसे बताएगा कि सक्रिय ज्वालामुखी होता है, सुसुप्त होता है, ठीक है। उसके बाद मृत ज्वालामुखी होता है। ये हो गया कि उद्गार की समय अवधि के आधार पर। फिर उसी तरह से आप जिस तरह से उसको बांट रहे हैं उस तरह के आधार पर आपको कई प्रकार से आप ज्वालामुखी को विभाजित कर सकते हैं। पर चूंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग देखेंगे जो इसके प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया गया है ये सारे प्रकार, और इसका आधार क्या है? एक तो उद्गार की प्रवृत्ति, जो इसका नेचर ऑफ इरप्शन है, और दूसरा है इस उद्गार के कारण, इस विस्फोट के कारण जो आकृतियां बनती है जो धरातल पर, उसके आधार पर, इन दोनों के आधार पर यहाँ पे ज्वालामुखियों का बंटवारा किया गया है और ये सारे प्रकार बनाए गए हैं। इसमें देखिए क्या क्या है। शील्ड ज्वालामुखी है, मिश्रित ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी कुंड है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी है और शील्ड ज्वालामुखी है। सॉरी, शील्ड ज्वालामुखी यहाँ पे दो बार आ गए। जो भी हो हम यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले देखिए शील्ड ज्वालामुखी को। तो देखिए जो ज्वालामुखी में जो सबसे बड़े विशाल जो सबसे होते हैं वो होते हैं जो बेसाल्ट प्रवाह वाले ज्वालामुखी होते हैं वे। पर इसको छोड़ करके अगर सबसे विशाल जो ज्वालामुखी अगर होगा पृथ्वी पे तो वो है शील्ड ज्वालामुखी, ये वाला, ठीक है। और ये मुख्यतः किससे बने होते हैं? वो बेसाल्ट से बने होते हैं। ये तरल लावा जब ठंडा होता है तो वो फिर बनता है। और इस ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो इसके अंदर से जो लावा निकलता है वो काफी तरल होता है, ठीक है। और इसके कारण इसका जो ढाल होता है वो तीखा नहीं बन पाता, वो बिल्कुल वो नॉर्मल ढाल होता है। होता क्या है देखिए कि ये जो लावा है वो जितना ज्यादा चिपचिपा होगा, जितना ज्यादा चिपचिपा या फिर गाढ़ा होगा, उतनी ही ज्यादा ज्वालामुखी क्या होगी, वो विस्फोटक होती है, और ढाल जो होता है उतनी ज्यादा है उसका तीव्र होता है। देखिए जब ज्वालामुखी ये पृथ्वी के अंदर से निकलती है तो इस तरह से यहाँ पे एक कोन का निर्माण होता है। अब ये जो मुख होता है ज्वालामुखी का, फिर से मैं बताता हूं आपको, ये इस तरह से, तो ये जो मुख होता है ज्वालामुखी का जहां से निकल रही होती है लावा, अगर जितना ज्यादा चिपचिपा होगा तो ये इसके मुख को ब्लॉक कर देगा, और इसके कारण क्या होगा कि जो अंदर की जो गैसें है वो बहुत तेजी से इस पर धक्का लगाएगी और इसको तोड़कर अचानक से बाहर आएगी। तो जितना ज्यादा चिपचिपा होगा उतनी ज्यादा ये विस्फोटक हो सकता है, ठीक है। और जितनी ज्यादा विस्फोटक होगी और जितनी ज्यादा वो होगा, और हाँ, चिपचिपा के होने के कारण क्या होता है कि जब ये लावा निकलेगी तो ये अचानक से जैसे निकलेगी वहीं पर तुरंत ठंडी होकर के जम जाएगी, और जबकि तरल होगा लावा तो ये बहुत दूर दूर तक फैलेगी इस तरह से, जिसके कारण क्या होगा कि इसका ढाल जो है वो काफी लो बनेगा, ठीक है। तो इसका भी जो लावा होता है वो काफी तरल होता है और ढाल इसका इसीलिए तीव्र नहीं बन पाता।
और ये कम विस्फोटक होता है तरल होने के कारण, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब कभी कभी क्या होता है कि इसका जो निकास नलिका होता है, वेंट होता है, उसमें अगर पानी चला जाए तो ये विस्फोटक हो सकता है। ये निकास नलिका किसको बोलते हैं? ये जो जिससे ज्वालामुखी निकलती है, ये वाली यहाँ से जो निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये पाइप आप देख रहे हैं वो है निकास नलिका, वेंट इसको बोलते हैं। इसमें कभी कभी पानी अगर चला जाए तो वहाँ मुख इसका ब्लॉक हो जाता है, तो फिर ये विस्फोटक होता है। आगे बढ़ते हैं। सिंडर शंकु क्या है? तो इससे जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो फवारे के रूप में निकलता है। आप देख रहे होंगे ये फवारे की तरह, फाउंटेन की तरह जो है निकलता है। तो इस तरह के ज्वालामुखी को बोलते हैं हम लोग सिंडर शंकु। और यहाँ पे एक कोन का निर्माण होता है, सब में कोन का निर्माण होगा, जितने भी ज्वालामुखी होंगे वहां पे कोन का निर्माण होगा, चाहे उसका ढाल कम हो या ज्यादा हो, वो डिपेंड करता है। तो सिंडर शंकु में आप ध्यान रखिएगा कि ये फवारे के रूप में लावा बाहर निकलता है। अब है मिश्रित ज्वालामुखी, कंपोजिट वोल्केनो। तो ये काफी जो विशाल विशाल आप जो पहाड़ों की तरह जो ज्वालामुखी देखते हैं वो क्या है, वो ये कंपोजिट वोल्केनो है, मिश्रित ज्वालामुखी है। तो इसका जो होता है लावा काफी चिपचिपा और गाढ़ा होता है, जिसके कारण जो ज्वालामुखी होगा काफी जो है वो विस्फोटक होता है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। और इसके साथ जो लावा निकलेगी उसके साथ साथ काफी पदार्थ निकलते हैं, जो जलखंडाश्मी पदार्थ होते हैं और जो राख होते हैं, वो सारे पदार्थ निकलते हैं, जिसके कारण ये जब निकलेगा तो ये आसपास यहाँ पे जमा होता जाएगा और इस तरह से एक बड़ी पहाड़ी या शंकु की तरह इसका निर्माण होगा। और ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में इकट्ठा होंगे और मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में विकसित होंगे। यही चीजें वो निकल करके चारों तरफ वहां पे जमा होता रहेगा और एक पहाड़ी की तरह, शंकु की तरह बनाएगा। शंकु मीन्स कोन, ठीक है। अब है ज्वालामुखी कुंड, काल्डेरा। देखिए एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई है ना, ये जैसे ये ज्वालामुखी कुंड हो गया, ये एक्चुअली एक स्थलाकृति, एक लैंडफॉर्म है जो ज्वालामुखी के कारण बनता है। ये अपने आप में ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है, पर जो कि एनसीईआरटी दे रहा है, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम लोग, तो उसको पढ़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं। फिर भी चलिए, एक काल्डेरा एक ज्वालामुखी का प्रकार हम लोग मानते हैं एनसीईआरटी के तरीके वहां पे उसके हिसाब से, ठीक है। काल्डेरा क्या होता है कि ये जब जो ज्वालामुखी होती है यहाँ पे ये निकल रही होती है, यहाँ से ये मुख होता है। होता क्या है कि कभी कभी ये पूरा जो है ये उड़ा ले जाता है, इतना ज्यादा विस्फोटक उद्गार होता है कि ये पूरा उड़ा ले जाता है और इस प्रकार से यहाँ पे इस तरह से गड्ढा की तरह यहाँ पे बन जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग, ये जो मुख होता है उसको हम लोग काल्डेरा बोलते हैं। तो होता क्या है यही कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जो ये विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं और इसमें जब विस्फोट होता है तो ये स्वयं नीचे धंस जाते हैं, जिससे विध्वंस गर्त यानी जो कोलैप्स डिप्रेशन होता है उसका निर्माण होता है और इसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी कुंड या फिर काल्डेरा बोलते हैं। ये चीज आगे बढ़ते हैं। अब है विशाल प्रवाह क्षेत्र। ऐसे इसमें क्या होता है कि ये काफी तरल होते हैं। मैंने आपको जो शील्ड ज्वालामुखी में बताया उससे भी ज्यादा ये तरल होंगे और इसके कारण क्या होगा कि जब जो इस पे लावा निकलेगा इसके बाहर, तो वो इस तरह से पानी की तरफ फैल जाएगा और काफी बड़े क्षेत्र पे फैलते हैं। ये लगभग कभी कभी जो है हजारों वर्ग किलोमीटर में फैल जाते हैं, जिसके कारण जो होता है एक बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण होगा। जो भारत का दक्कन ट्रैप है आपका इंडिया का, वो इसी से बना है। यही जो विशाल प्रवाह के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। ये जो इंडिया आप देखते हैं इस तरह से, सॉरी ये भारत जो है इस तरह से, तो ये बीच वाला जो क्षेत्र है इंडिया का, उसको बोलते हैं हम लोग डेक्कन ट्रैप। तो इसका जो निर्माण है, जब भारत, मैं कभी आपको क्लास लूंगा तो वो बताऊंगा, इंडिया जब उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, ये इंडियन प्लेट, तो उस समय उस पर जो है ये ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई थी और यहाँ पे ये जो वही उसी समय जो है ये दक्कन पठार का निर्माण हुआ था। तो ये एक्चुअली ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण ये निर्मित है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, काली मिट्टी जो है वो मिलती है। तो इसमें जो लावा का जो प्रवाह होता है एक सीरीज के रूप में होता है। इस तरह से पहले यहाँ पे आपको लावा निकलेगी, एक मिनट, ये इस तरह से यहाँ पे अगर मान लीजिए धरातल पर लावा निकलेगी, तो चूंकि जैसे ही ये निकलेगी तो काफी तरल होगा, तो ये कोन तो इस तरह से बनाएगी नहीं, ये कोन यहाँ पे नहीं बनेगी, बल्कि इसके कारण क्या होगा, ये जैसे निकलेगी वो इस तरह से फैल जाएगी, यहाँ पे इस तरह से फैल जाएगी इस तरह से, और ये फिर निकलेगी और फिर इस तरह से फैलेगी। लगातार जब इरप्शन होता रहेगा तो इस तरह से, तो ये काफी मोटा होता जाता है, ठीक है। कभी कभी ये जो है 50 मीटर से भी ज्यादा अधिक मोटा हो जाता है। तो इसमें लावा जो प्रवाह होता है वो एक सीरीज के रूप में होता है, वो क्रमानुसार होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विशाल प्रवाह क्षेत्र। अब एक अगला टाइप है कि मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ये भी एक प्रकार का फीचर है, पर चलिए देखते हैं इसको। ये जो होता है महासागरों में ये जो कटक बनता है, कटक का मतलब क्या होता है कि एक इस तरह से पहाड़ी की, छोटी छोटी पहाड़ी की जो आपकी श्रृंखला होती है उसको कटक बोलते हैं इस तरह से। तो ये महासागरों में क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है जहाँ पे, वहां पे क्या होता है कि बीच में यहाँ पे जो है वो ज्वालामुखी उद्गार होता है और इस तरह से कटक का निर्माण होता है, एक तरह से एक पहाड़ी श्रृंखला का महासागरों के भीतर ही होता है। ये लगभग सारे महासागरों में है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मिड ओशियानिक रिज है वो है अटलांटिक महासागर में, तो इसलिए इसको मिड अटलांटिक रिज वहां पे बोलते हैं। सबसे ज्यादा फेमस वही है। तो ये जो कटक है वो एक श्रृंखला है जो सभी महासागरीय बेसन में मिलती है और इसका जो अगर टोटल विस्तार हम देखें सभी महासागरों को मिला दे
तो लगभग 70,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसका पाया जाता है। और ये जो कटक है वो उसके मध्यवर्ती भाग में, ये जो देखिए कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार जो है वो ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। ठीक है, इस तरह से कटक का निर्माण होता है। तो मध्य महासागर ये कटक, मध्य का मतलब बीच में, महासागर का मतलब महासागर, महासागर के बीच में जो कटक बनेगा उसको बोलेंगे मध्य महासागर ये कटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये खत्म हो गया वो जो आपका उसका ज्वालामुखी का प्रकार था। अब है ज्वालामुखी से जो निर्मित स्थलाकृतियां होती है वो हम लोग देखेंगे। तो ज्वालामुखी से जो स्थलाकृतियां बनती है वो दो प्रकार की बनती है। एक होता है धरातल के ऊपर इस तरह से बनेगा बाकी सारी चीजें, और एक है धरातल के नीचे। मैग्मा क्या होता है, जब धरातल के ऊपर वो धरातल की तरफ आ रहा होता है तो कहीं कहीं दरारों में या फिर कहीं जो खाली जगह होता है वहीं पे वो जम करके वहां पे ठंडा हो जाता है वो। ठीक है, जिसके कारण कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। तो जो धरातल के नीचे जो स्थलाकृतियां बनती है उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्वेधीय स्थलाकृतियां, इंट्रूसिव लैंडफॉल। तो इसको हम लोग देखेंगे जो अंदर बनता है, बाहर वाले को हम लोग नहीं देखेंगे। तो इसमें क्या क्या है देखने लायक, बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, अभी एक एक करके देखेंगे। लोपोलिथ है, फैकोलिथ है, सील और सीट है और डाइक है। अब क्या होता है ये देखते हैं इसको। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग ये होता है काफी लोगों के लिए, और काफी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या। जैसे देखिए नाम एक तरह से है इसका, बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, लोपोलिथ है, फैकोलिथ है, कंफ्यूज करते हैं लोग। तो जितना भी हो सकेगा मुझसे मैं आपको एक सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए बैथोलिथ को। तो बैथोलिथ जो होता है वही मैग्मा जो बाहर आएगी, वो मैग्मा अंदर ही जब जम जाएगी तो उससे ये बनेगा। और इसका जो आकार होगा वो गुंबद के आकार का होगा, डोम शेप का होगा। ठीक है, डोम शेप का और भी होगा गुंबद के आकार का, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी समझिए ये गुंबद के आकार का होता है और ये काफी अधिक गहराई पर ठंडा हो जब होता है भूपर्पटी में, तो ये गुंबद के आकार के रूप में जब ठंडा होगा ये मैग्मा, तो उसको हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे, ये सबसे नीचे जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये बैथोलिथ है एक्चुअली। और ये काफी बड़े क्षेत्र पे आपने देखा ना, इसका विस्तार जो है वो काफी ज्यादा है। तो गुंबद के आकार में अगर काफी गहराई पे जमे इस तरह से के आकार में, तो उसको हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं। अब लैकोलिथ है, तो लैकोलिथ का भी जो आकार है ना वो गुंबद की तरह है, पर इसमें अंतर क्या है अब बैथोलिथ से, इसका जो तल होगा, इसका जो आधार तल होगा, जो बेस होगा वो प्लेन होगा, वो समतल होगा। और खास करके इसकी जो सबसे बड़ी फीचर होती है वो एक नली के द्वारा, एक वाहक नली के द्वारा जो है वो जुड़ा रहता है। आप देखिए ये बैथोलिथ हो गया। अब ये जो है आपका लैकोलिथ है, यहाँ पे देखिए ये भी गुंबद के आकार का है, पर ये साथ में क्या है कि ये देखिए इस तरह से एक नली के द्वारा नीचे आधार पे यहाँ पे वो जुड़ी हुई है, जिसके कारण इसका थोड़ा सा इसका नाम बदल के रख देते हैं हम लोग लैकोलिथ। और ये ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर है। बैथोलिथ जो है वो सबसे नीचे होता है। तो दोनों गुंबद के आकार में है, पर इसमें ये सबसे ज्यादा गहरे है और विस्तृत है, और ये जो है वो पाइप से जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला है लोपोलिथ। ये मैंने आपको बताया कि ये जो बना आपका लैकोलिथ और बैथोलिथ इस तरह से बनता है। अब इस तरह से ये चीज जो है ये उलट जाए, इस तरह से हो जाए, बस इस तरह से एक तस्तरी के आकार में हो जाए, तो इस संरचना को बोलेंगे हम लोग लोपोलिथ। ठीक है, ये देखिए आपका बस उल्टा हुआ है। लैपोलिथ का जो है लैकोलिथ का उलट दिया गया तो वो लोपोलिथ बन गया। यही है कि क्षैतिज दिशा में जब दरारों में क्या होता है कि मैग्मा जो जम जाएगा वहीं पे कहीं पे किस आकार में, तस्तरी के आकार में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोपोलिथ। ये तस्तरी के आकार में जो सॉकर के आकार में जम जाए तो उसको बोलते हैं लोपोलिथ। इस तरह से बैथोलिथ, इसी तरह से आपका लैकोलिथ, और इसको उलट देंगे तो लोपोलिथ। अब है फैकोलिथ। तो फैकोलिथ इस तरह से आपका लहरदार चट्टान जो होता है कहीं कहीं पे, उसमें क्या होगा कि इसके नीचे यहाँ पे जम जाएगा, फिर ये यहाँ पे जम जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे जम जाएगा, तो इसको जो गड्ढा वाला भाग है उसको बोलते हैं हम लोग अभिनति, और इसको जो उठा हुआ भाग है उसको बोलते हैं हम लोग अपनति। तो जब जो मोड़दार चट्टान होती है उसमें जो मैग्मा अगर जम जाए कहाँ पे, अपनति में, अपनति के ऊपर, और जो अभिनति होता है उसके तले में, तो इससे एक लहरदार आकृति का निर्माण होता है जिसको हम लोग फैकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जमा हुआ है, यहाँ पे जमा हुआ है, यहाँ पे जमा हुआ है, तो इस आकृति को हम लोग बोलेंगे फैकोलिथ। ठीक है। अब है सील और सीड। ये दोनों एक ही चीज है, बस मोटाई का अंतर है। तो ये भी ये हॉरिजेंटल होता है, क्षैतिज दरारों में इसका जब जमाव होगा मैग्मा तो बनेगा। ये चादर के रूप में जमता है इस तरह से। अब सील और सीड में वही मोटाई वाला थोड़ा सा है। तो क्या होता है कि सील जो होता है वो अधिक मोटा होता है, और वो अगर वही सील जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाए तो उसको हम लोग सीड बोलते हैं। ये आपने देखा, आप देखिए यहाँ पे ये जो है वो सील है। ठीक है, ये वाली चीज। अब यही जो है वो पतला हो जाए थोड़ा सा, उसको हम लोग बोलेंगे सीड। तो सील और सीड वही है कि क्षैतिज रूप में जब जमेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे। अब है डाइक। तो आपने अभी तक देखा कि अभी सब क्षैतिज रूप में जम रहा था, हॉरिजॉन्टल रूप में। अब यही चीज जो है वो वर्टिकल हो जाए तो उसको हम लोग डाइक बोलते हैं।
जब मैग्मा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण, लगभग राइट एंगल पे हो जाए तो और इसी रूप में ये ठंडा होगा तो एक दीवार जैसी संरचना बनती है जिसको हम लोग डाइक बोलते हैं। ये है डाइक। आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं इस तरह से, ये डाइक है। और ये कैसी है, ये जो धरातल है आपका उससे बिल्कुल 90 डिग्री के आसपास ये दिख रहा है, वर्टिकल है ये, ठीक है ना, उदग्र रूप में है, उसको हम लोग डाइक बोलेंगे। तो डाइक उठी हुई संरचना होती है। बाकी इस तरह से देखिए, ये सिल है, ये लैकोलिथ है, फिर से आप देख लीजिए ये बैथोलिथ है। और ये जो लैकोलिथ है ये पलट जाए इस तरह से हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लोपोलिथ, तस्तरी के आकार में। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।